कॉन्टिग्यूअस सीम जो रेगुलेशन नंबर 118 में दिया गया है। लोअर सीम का ऐसा एरिया जो कोलाप्स कर सकता है। लोअर सीम जो मतलब ज़्यादा मोटा नहीं है उसकी थिकनेस। लोअर सीम का ऐसा एरिया जो कोलाप्स हो सकता है, उसके ऊपर हाइट सीम में कोई भी काम नहीं किया जाएगा। हायर सीम में काम नहीं किया जाएगा। कोई भी लोअर सीम है तो उसके हायर सीम में काम नहीं किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है, किसी भी सीम में एक से ज़्यादा सेक्शन में कार्य नहीं किया जाएगा। यदि कोई दो सीम एक दूसरे से 9 मीटर से कम दूरी पर हैं तब भी कार्य नहीं किया जाएगा बिना चीफ इंस्पेक्टर के लिखित परमिशन लिए हुए। कोई भी अगर सेक्शन है एक से ज़्यादा सेक्शन तो उसमें कार्य नहीं किया जाएगा। एक से ज़्यादा सेक्शन है तब भी कार्य नहीं किया जाएगा। और अगर 9 मीटर से कम पार्टिंग है तब भी वह कार्य नहीं किया जाएगा। अगर करना हो तो हम डीजीएमए से परमिशन लेंगे। सब रेगुलेशन 2 के तहत परमिशन लेने के लिए प्रत्येक एप्लीकेशन की 2 कॉपी के साथ होगा। अगर परमिशन डीजीएमए से लेना है तो उसकी 2 कॉपी हम बनाएंगे। और डेप्थ ऑफ सीम फ्रॉम सरफेस एंड लेआउट वर्किंग एंड सेक्शन ऑफ सीम एंड डायरेक्शन एंड डीप डायमेंशन ऑफ पिलर गैलरी तथा ये सब सीम के बीच में पार्टिंग का थिकनेस दर्शाया जाएगा। उन सब में ये सब चीज़ें दर्शाई जाएंगी। थिकनेस ऑफ सीम, डायरेक्शन, सेक्शन ऑफ सीम, लेआउट ऑफ वर्किंग, डेप्थ ऑफ सीम फ्रॉम सरफेस, रेट एंड डायरेक्शन, डीप, पिलर, गैलरीज, ये सब दर्शाई जाएंगी उस कॉपी में जो आपके पास 2 रखी जाएंगी। एक आपके पास, एक डीजीएमएस के पास। चौथा पॉइंट है, जहाँ पर 2 सीम या उससे ज़्यादा सीम पर काम कर रहा हो, जहाँ पर 2 सीम या उससे ज़्यादा सीम पर काम हो रहा हो वहाँ पर एक सीम का पिलर दूसरे सीम के पिलर से वर्टिकली ऊपर या नीचे हो सकते हैं, जिसको सुपर कमिटमेंट मतलब सुपर नहीं, एक दूसरे को ऊपर मतलब पिलर होने चाहिए। इसको इंक्लाइनेशन होरिज़ोंटल से 30 डिग्री है। 5वां पॉइंट है, किसी भी 2 सीम के बीच किसी भी जगह पर 3 मीटर से कम पार्टिंग नहीं होना चाहिए। किसी भी जगह सीम के बीच किसी भी जगह 3 मीटर से कम पार्टिंग नहीं होना चाहिए। वर्किंग अंडर रेलवे एंड रोडवे ETC कॉन्टिग्यूअस सीम खत्म हो गया। कॉन्टिग्यूअस सीम में 5 पॉइंट थे। पहला पॉइंट अगर कहते हैं तो कोई भी लोअर सीम में कार्य नहीं किया जाएगा, हायर में जाके काम नहीं किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि इसमें कोई भी 9 मीटर से कम अगर पार्टिंग हो तो उसमें काम नहीं किया जाएगा। अगर करना हो तो हम डीजीएमए से परमिशन लेते हैं। इसमें 2 सेक्शन में किसी भी कार्य नहीं किया जाएगा यदि 9 मीटर से कम पार्टिंग है। तो अगर करना हो तो डीजीएमए से परमिशन लेना हो। फिर तीसरा पॉइंट है, डीजीएमए से परमिशन लेने के लिए हम 2 कॉपी बनाएंगे और उसमें डेप्थ ऑफ सीम, ग्रेडियंट ऑफ सीम, गैलरीज, पीले, लेयर्स ऑफ वर्किंग, लेयर्स ऑफ वर्कआउट, इन सब का दर्शाया जाएगा। ये हो गया चौथा पॉइंट। 5वां पॉइंट है मतलब फिर तीसरा पॉइंट का चौथा पॉइंट है कि चौथा पॉइंट में दर्शाया कि कोई भी पिलर एक सेक्शन दूसरे सेक्शन में एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए और ओरिजेंटली 30 डिग्री में होना चाहिए। फिर 5वां पॉइंट ये कह रहा था कि 5वां पॉइंट में किसी भी सीम 2 सीम के बीच भी पार्टिंग, किसी भी 2 सीम में पार्टिंग कम से कम 3 मीटर होना चाहिए। किसी भी 2 सीम में पार्टिंग 3 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। किसी भी सेक्शन में किसी भी 2 सीम के पार्टिंग 3 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। वर्किंग अंडर रेलवे एंड रोडवे ETC, किसी भी पब्लिक वर्क जैसे रोडवे, रेलवे इत्यादि के 45 मीटर के अंदर कोई भी माइन वर्किंग नहीं किया जाएगा। 45 मीटर के अंदर कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। रेड रोडवे डेवलपमेंट वर्क बोर्ड एंड पिलर मेथड रेगुलेशन नंबर 111। अभी मैंने 118 पढ़ा था। गैलरी की हाइट 3 मीटर से अधिक नहीं रखेंगे। गैलरी की हाइट 3 मीटर से अधिक नहीं रखेंगे और चौड़ाई रेगुलेशन के हिसाब से 4.8 मीटर से ज़्यादा नहीं रखेंगे। और पिलर हमेशा रेक्टेंगुलर शेप में होना चाहिए।
दो एडजेसेंट पिलर के सेंटर के बीच दूरी नीचे दिए गए टेबल के अनुसार होनी चाहिए। दो एडजेसेंट पिलर के सेंटर के बीच की दूरी दिए गए टेबल के अनुसार होनी चाहिए। पिलर का डायमेंशन इस तरीके से होना चाहिए कि पिलर की क्रशिंग ना हो तथा प्रीमेच्योर कोलैप्स ना हो। पिलर का डायमेंशन इस प्रकार से होना चाहिए कि कोई क्रशिंग ना हो और कोई कोलैप्स ना हो। पिलर का डायमेंशन इस प्रकार से होना चाहिए कि कोई भी क्रशिंग या कोलैप्स नहीं होना चाहिए। ये है रेगुलेशन नंबर 111, नॉट एक्सीडिंग 60 मीटर 12, 60 से 90 13.5, 90 से 150, 60 से 90, 90 से 150, 150 से 240, 240 से 360, एक्सीडिंग 360 मीटर, नॉट एक्सीडिंग 60 मीटर 60 से 90। डेप्थ ऑफ सीम फ्रॉम द सरफेस, डेप्थ ऑफ सीम फ्रॉम द सरफेस where the width of the galleys does not exceed where the width of the galleys does not exceed। कहीं पर भी गैली की चौड़ाई इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। किसी भी एडजेसेंट पिलर के बीच की दूरी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। किसी भी गैलरी की चौड़ाई से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। किसी भी दो एडजेसेंट पिलर के बीच क्या दूरी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मीटर 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 12 15 18 14.5, 12 15 18 14.5, 13 1 2 1 3 6 नॉट एक्सीड 60 मीटर, 60 से 90, 90 से 150, 150 से 240, 240 से 360, 360 से ज़्यादा मीटर। 12 15 18 14, 1 3 6 9 लास्ट में 10। डिप्लेयरिंग ऑपरेशन रेगुलेशन में 112 देखते हैं। पिलर का रिडक्शन करने के लिए रीजनल इंस्पेक्टर से परमिशन लेना होगा। डिप्लेयरिंग ऑपरेशन, पिलर का रिडक्शन करने के लिए रीजनल इंस्पेक्टर से परमिशन लेना होगा। सब रेगुलेशन 1 के अनुसार परमिशन लेने के लिए एप्लीकेशन की 2 कॉपी बनाई जाएगी और उसमें निम्नलिखित एरिया दिखाया जाएगा। वह एरिया जहाँ से पिलर का एक्सटेंशन या रिडक्शन किया जाना है, सीम की थिकनेस, सरफेस से सीम की डेप्थ, रोप का नेचर, डायरेक्शन ऑफ डेप्थ। अगर पिलर का एक्सटेंशन किया जा रहा है वो गोफ का एरिया उस तरह में रखना है कि सब्सिडेंस ना हो और पिलर कोलैप्स ना हो। एक बार में मैक्सिमम 4 पिलर का एक्सटेंशन कर सकते हैं। ये डिप्लेयरिंग में है 112। पिलर का रिडक्शन करते वक्त स्प्लिट गैलरी की विड्थ रेगुलेशन 111 के पैरामीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो पिलर का साइज भी कम नहीं होना चाहिए। जहाँ केविंग मेथड से डिप्लेयरिंग कर रहे हैं तो वहाँ एयर ब्लास्ट के खतरे को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ ऑपरेशन इस प्रकार से किया जाएगा कि कम से कम छत के होने से बचा रहे और संभव वहाँ रेगुलर इंटरवल में क्यों होता रहे। यदि स्टोरिंग मेथड से डिप्लेयरिंग किया जा रहा है तो माइंस मैनेजर या ओनर के द्वारा हर महीने की 10 तारीख से पहले रीजनल इंस्पेक्टर को रिपोर्ट देना होगा जिसमें कितना कोल रेस किया है
या कितना सैंड या अदर स्टोर मटेरियल का उपयोग किया है यह शो करना होगा। अब इसको हम रिवीजन करते हैं। डिप्लेरिंग ऑपरेशन 112, 111, 118 तीन चीज़ तैयारी की है। डिप्लेरिंग ऑपरेशन यह कहता है कि कोई भी पिलर प्रोडक्शन करने से पहले रीजन इंस्पेक्टर को अनुमति लेंगे। रेजोल्यूशन 1 के अनुसार परमिशन लेने के लिए हमें 2 कॉपी बनानी होगी। इसमें निम्नलिखित तरीका दर्शाया गया। इसमें रेजोल्यूशन 1 के अनुसार डीजीएम परमिशन लेना होगा और 2 कॉपी बनाना होगा। इसमें निम्नलिखित चीज़ें डेप्थ ऑफ द सीम, ग्रेडियंट ऑफ द सीम, रूफ का नेचर, डेप्थ ऑफ द सीम, डेप्थ ऑफ द सीम, थिकनेस ऑफ द सीम और रूफ का नेचर और डायरेक्शन ऑफ डिप क्या है, सभी चीज़ दर्शाया जाएगा। अगर पिलर का एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है तो गोफ का एरिया इस तरह से रखना चाहिए स्टूडेंट्स ना हो। यदि पिलर का एक्सट्रैक्शन किया जा रहा हो और गोफ है तो यह ध्यान रखा जाएगा स्टूडेंट्स ना। एक बार में मैक्सिमम 4 पिलर का एक्सट्रैक्शन करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। एक बार में चार पिलर का एक्सटेंशन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। पिलर का एक्सटेंशन करते समय स्प्लिट गैलरी की विड्थ रेगुलेशन, पिलर का एक्सटेंशन करते वक्त स्प्लिट गैलरी रेगुलेशन नंबर 111 के तहत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। जहाँ केविंग मेथड से डिप्लेरिंग किया जा रहा है वहाँ यह ध्यान रखेंगे कि वहाँ क्यों लगातार होते रहना चाहिए और कोई भी नुकसान या खतरा या ब्लास्ट होने का खतरा नहीं होना चाहिए। फिर इसको स्टोरिंग के माध्यम से स्टोरिंग कर देते हैं और इसका खर्चा और चर मेंटेन किया जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि होते रहे। यदि स्टोरिंग मेथड से डिप्लेरिंग किया जा रहा है तो यह ध्यान रखना होगा रीजन मैनेजर द्वारा प्रत्येक 10 तारीख से पहले रीजन इंस्पेक्टर को यह रिपोर्ट पहुंच जाना चाहिए और रिपोर्ट में यह लिखा होना चाहिए कि कितना सैंड और मटेरियल का यूज़ किया जा रहा है। प्रिकॉशन अगेंस्ट इनफ्लेमेबल एंड टॉक्सिक गैसेज। इनफ्लेमेबल गैसें का पाया जाना तब समझा जाएगा जब एक इंडिकेट डिग्री 1 के सिम में मीथेन डिटेक्टर के द्वारा 0.1% या उससे ज़्यादा, डिग्री 2 सिम में मीथेन डिटेक्टर के द्वारा 0.5% या उससे ज़्यादा, तीसरा डिग्री 3 गैसीय सिम में मीथेन डिटेक्टर के द्वारा 1.25% या उससे ज़्यादा। जब कोई व्यक्ति किसी प्रेजेंस ऑफ इनफ्लेमेबल मतलब ज्वलनशील गैस को डिटेक्ट करता है, तो वह तुरंत उस जगह से दूर हट जाएगा और तत्काल इसकी सूचना अपने सुपरविजन ऑफिसर को देगा। शुक्रिया। माइंस में किसी भी जगह पर ज्वलनशील गैस पाई जाती है तब हम क्या करेंगे, इसके पॉइंट सभी व्यक्तियों को उस जगह से बाहर निकाल दिया जाएगा। उस एरिया को तुरंत फेंस कर दिया जाएगा। इस एरिया में कोई चला ना जाए, वहाँ एरिया को फेंस कर दिया जाएगा और कमांडर पर्सन द्वारा वहाँ से टॉक्सिक गैस को निकालने के लिए प्रक्रिया चालू कर दिया जाएगा। सबरेशन फिर 3 के अनुसार गैस को बाहर निकालते समय सभी व्यक्तियों को वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट से रिटर्न साइड से हटा दिया जाएगा। सभी व्यक्तियों को सबरेशन 3 के अनुसार अगर गैस बाहर निकालते समय सभी व्यक्ति
गैस को बाहर निकालते सभी व्यक्तियों को वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट के रिटर्न साइड से बाहर निकाल दिया जाएगा, केवल उन लोगों को छोड़कर जो इस कार से जुड़े हुए हैं तथा कंप्यूटर पर्सन के द्वारा एग्जामिन किया गया गैस की मात्रा इतनी कम हो कि उन्हें हटाना जाना आवश्यक नहीं है। जहाँ पर ज्वलनशील गैसें मिली है उस वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में नेक्ड लैम्प का उपयोग नहीं किया जाए। यहाँ पर वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर ज्वलनशील गैस मिली है वहाँ वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में नेक्ड लैम्प का उपयोग नहीं किया जाएगा। फिर अगला पॉइंट है, उस स्थान में जहाँ गैस का पता चला है कोई व्यक्ति तब तक दोबारा नहीं जाएगा जब तक कि कंप्यूटर पर्सन द्वारा उस स्थान की जांच न कर ले। उस स्थान में कोई व्यक्ति तब तक नहीं जाएगा जब तक कि कंप्यूटर पर्सन द्वारा उस जगह की जांच न कर ली जाए। रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 5 के में की जाने वाली प्रत्येक जांच चीफ सेफ्टी के द्वारा अप्रूव्ड फ्लेम सेफ्टी लैम्प द्वारा ही किया जाएगा। सब रेगुलेशन 5 के द्वारा सभी गैस जलन गैसें की जांच DGMS अप्रूव्ड फ्लेम सेफ्टी लैम्प से ही किया जाएगा। सब रेगुलेशन 2 के अनुसार प्रत्येक घटना तथा सब रेगुलेशन 2 के अनुसार प्रत्येक घटना का रिपोर्ट तथा सब रेगुलेशन 5 के अनुसार प्रत्येक कंप्यूटर पर्सन का रिपोर्ट तैयार करेगा। प्रत्येक घटना तथा प्रत्येक जांच की रिपोर्ट तैयार करेगा कंप्यूटर पर्सन और उसमें लिखेगा कि गैस कितना था और कितना निकाला गया है, इसका रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। कंप्यूटर पर्सन उसमें खुद साइन करेगा और मैनेजर उसमें काउंटर साइन करेगा। एग्जामिनिंग ऑफ वाइंडिंग इक्विपमेंट रेगुलेशन 88 इंजीनियर या अदर कंप्यूटर पर्सन की यह जिम्मेवारी है कि एग्जामिन करें। इंजीनियर या अन्य कंप्यूटर पर्सन की यह जिम्मेवारी कि वह एग्जामिन करें। पहला, प्रत्येक 24 घंटे में एक बार ड्रम वाइंडिंग रोप का अटैचमेंट शाफ्ट में सस्पेंशन गियर के प्रत्येक पार्ट इंक्लूडिंग केस गेट्स और वाइंडिंग ऑपरेटर्स के सभी एक्सटर्नल पार्ट के तथा वाइंडिंग इंजन के ब्रेक्स का प्रत्येक 7 दिनों में एक बार प्रत्येक वाइंडिंग रोप जिसकी स्पीड 1 मीटर प्रति सेकंड से ज़्यादा नहीं है उस वाइंडिंग के एक्सटर्नल पार्ट तथा एक्सटर्नली एग्जामिन किया जाएगा, जांच किया जाएगा। एक्सटर्नल पार्ट का प्रत्येक 30 दिनों में एक बार प्रत्येक वाइंडिंग रोप जिसकी स्पीड 0.5 मीटर से ज़्यादा नहीं है उसकी 30 मीटर में लेंथ के वायर को प्रॉपर डिजाइन करके डस्ट को साफ किया जाएगा, ग्रीसिंग किया जाएगा। प्रत्येक 12 फिर 24 घंटे 7 दिन 30 दिन फिर 12 प्रत्येक 12 महीने में कम से एक बार वाइंडिंग इंजन के इंटरनल पार्ट्स की जांच की जाएगी। प्रत्येक 12 महीने में वाइंडिंग इंजन के इंटरनल पार्ट की जांच किया जाएगा। फिर सब रेगुलेशन में 11 के अनुसार प्रत्येक एक्सटर्नल का रिकॉर्ड रजिस्टर में मेंटेन किया जाएगा। सब रेगुलेशन फिर सब रेगुलेशन 1 के अनुसार प्रत्येक एग्जामिन का रिपोर्ट मेंटेन किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा तथा उस व्यक्ति की जांच करेगा तथा डेट के अनुसार करेगा। जो व्यक्ति जांच करेगा और वह काउंटर साइन करेगा। यदि सब रेगुलेशन 1 के अनुसार किसी जांच वाइंडिंग में डिफेक्ट पा गया है तो सब रेगुलेशन 1 के अनुसार किसी वाइंडिंग इंजन में डिफेक्टिव पाया गया है तो इसकी सूचना लिखित में इंजीनियर या अन्य कंप्यूटर पर्सन को देना होगा। कंप्यूटर पर्सन या मैनेजर को भी देना होगा तथा तब तक वाइंडिंग इंजन इंस्टॉलेशन का उपयोग नहीं किया जाएगा तब तक उसका इफेक्टिव होना चाहिए और तब तक वाइंडिंग इंजन का उपयोग नहीं किया जाएगा तब तक वाइंडिंग इंस्टॉलेशन का उपयोग इंजन या वाइंडिंग इंस्टॉलेशन का उपयोग नहीं किया तब तक कि उसका सुधार न किया जाए। धन्यवाद।